Indian crime stories. का जो मुख्य किरदार है वो है लियोनार्डो, इटली का रहने वाला। और रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की आदत उसे बचपन से ही थी। स्कूल में टीचर के पैसे चुराने से लेकर बड़े होने पर ज्वेलरी की दुकानों पर हाथ साफ करने तक। लेकिन उसका तरीका बड़ा दिलचस्प था। वो किसी शहर में जाता, टारगेट दुकान के पास वाले होटल में कमरा लेता, फिर एक अमीर खरीदार बनकर दुकान में जाता, सब कुछ अपनी नजरों में कैद कर लेता, कैमरे कहाँ हैं, गार्ड कब सुस्त होता है, और फिर रात के अंधेरे में अपना काम कर जाता। यहीं पर 1 मिनट रुकते हैं। ये जो तरीका है ना, ये बताता है कि वो कोई आम चोर नहीं था। मतलब वो सिर्फ ताला नहीं तोड़ रहा था, वो सिस्टम को समझ रहा था, वो इंसानों को पढ़ रहा था। उसे पता था कि सिक्योरिटी गार्ड 8 घंटे की शिफ्ट के बाद थका हुआ होगा, या दुकान का मालिक शुक्रवार की शाम को थोड़ा लापरवाह हो सकता है। ये जो इंसानी मनोविज्ञान की समझ है, यही उसका असली हथियार थे। सही बात है, लेकिन मनोविज्ञान समझना एक बात है और एंटवर्प डायमंड सेंटर जैसी जगह को निशाना बनाना, ये तो एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास है। सही बात। ये कोई आम दुकान नहीं थी, ये दुनिया के मतलब 80% हीरों के व्यापार का सेंटर था। एक किला जहां अरबों खरबों के हीरे रखे थे। उस तिजोरी की सुरक्षा के बारे में सुन के किसी के होश उड़ जाएं। वो बेसमेंट में 2 मंजिल नीचे थी, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे, दीवारों में हीट और मोशन सेंसर लगे थे। मतलब अगर कोई वहां जोर से सांस भी ले ले तो अलार्म बज जाएगा। स्टील का था, जिसे ड्रिल करने में भी 8 घंटे लगते। उस पर एक कॉम्बिनेशन लॉक था, जिसके 10 करोड़ मुमकिन कॉम्बिनेशन थे। 10 करोड़? हाँ, और कोड हर हफ्ते बदलता था। अब मान लीजिए कोई वो दरवाजा खोल भी ले, तो अंदर एक और दरवाजा था, जिसकी चाबी 1 फुट लंबी थी। 1 फुट लंबी चाबी? हाँ, और उस दरवाजे के पीछे भी सेंसर और अलार्म का पूरा जाल बिछा था। देखिए, इस तरह की जो सुरक्षा होती है ना, वो एक मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करती है। मालिकों को लगता है कि यहाँ तो कोई घुस ही नहीं सकता, और यही अति आत्मविश्वास, यही भरोसा अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। उन्हें लगता है टेक्नोलॉजी सब संभाल लेगी, और वहीं पर इंसान मतलब गार्ड्स और कर्मचारी थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। लियोनार्डो ने तिजोरी को नहीं, इसी भरोसे को तोड़ा था। तो फिर सवाल यही है कि कोई ऐसी जगह घुसने की योजना बना भी कैसे सकता है। लियोनार्डो ने जो किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने एक डायमंड व्यापारी बनकर उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस किराए पर ले लिया। उसे बिल्डिंग का ऑफिशियल सिक्योरिटी पास मिल गया और वो रोज वहां आने जाने लगा। धीरे धीरे उसने गार्ड्स और दूसरे दुकानदारों से दोस्ती कर ली, उनके साथ कॉफी पीना, बातें करना। किसी को शक ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। वो उस माहौल का एक जाना पहचाना भरोसेमंद चेहरा बन गया। ये सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, किसी भी सुरक्षा सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी तकनीक नहीं बल्कि इंसान होता है। लियोनार्डो ने अलार्म सिस्टम को हैक करने से पहले इंसानी भरोसे को हैक किया। जब गार्ड आपको रोज देखता है, आपसे हाथ मिलाता है, तो आप उसके लिए खतरा नहीं रहते, आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। उसने उस इंसानी सुरक्षा घेरे को तोड़ा जो कैमरों और सेंसर से कई ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो वो बिल्डिंग में घुस गया, लोगों से दोस्ती भी कर ली, पर ये तो सिर्फ पहला कदम था। असली चुनौती तो वो तिजोरी थी जो 2 मंजिल नीचे थी। उसे कैसे भेदता? यहीं पर उसकी चालाकी एक नए लेवल पर पहुंचती है। अंदर की जानकारी के लिए उसने एक पेन कैमरा खरीदा। एक पेन कैमरा? हाँ, एक आम सा दिखने वाला पेन जिसमें एक छोटा सा कैमरा छिपा था। वो उसे अपनी शर्ट की जेब में लगाकर घूमता और महीनों तक तिजोरी के हर कोने, हर सेंसर, हर कैमरे की तस्वीर और वीडियो बनाता रहा। सोचिए जरा, अरबों डॉलर की सुरक्षा के सामने सिर्फ एक $100 का पेन कैमरा। कमाल है। और कॉम्बिनेशन कोड पता करने का तरीका तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उसे पता था कि कोड डालते हुए किसी को रिकॉर्ड करना होगा। उसने तिजोरी के गेट के ठीक सामने दीवार में एक छोटी सी दरार ढूंढी और उस पेन कैमरे को वहां छिपा दिया। कैमरा चालू छोड़ा और इंतजार करने लगा। और जैसा उसने सोचा था, एक कर्मचारी आया और उसने कैमरे के सामने ही कोड डाल दिया। 1 मिनट रुकिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये शायद सबसे मुश्किल और किस्मत वाला हिस्सा रहा होगा। उसे कैसे पता चला कि कैमरा कहाँ छिपाना है जहां से साफ दिखेगा? अगर कोई कैमरे के सामने खड़ा हो जाता तो? यहाँ धैर्य और किस्मत दोनों का बहुत बड़ा खेल था। सही बात है, रिस्क तो बहुत था, लेकिन उसका प्लान काम कर गया। अब उसके पास तिजोरी का नक्शा था, सेंसर की जानकारी थी और दरवाजे का कोड भी था। पर उसे पता था कि यह काम अकेले नहीं हो सकता। उसने एक ड्रीम टीम बनाई, या कहें क्राइम टीम। टीम में एक था स्पीड,
जो एक इलेक्ट्रिशियन था और अलार्म और सेंसर को नाकाम करने का मास्टर था। अच्छा। एक था द किंग ऑफ कीज, एक ऐसा ताला बनाने वाला जो किसी भी ताले को मिनटों में खोल सकता था, और एक ऐसा शख्स था जिसे हर तरह की तिजोरियों की गहरी जानकारी थी। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को संभाल सकता है और दूसरा जो पुराने मैकेनिकल तालों का उस्ताद है। मतलब उसने हर स्किल को शामिल किया जिसकी जरूरत पड़ सकती थी। गोदाम में उस तिजोरी की हूबहू नकल बनवाई। एक पूरी रेप्लिका। ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही सेंसर, वैसा ही दरवाजा, वैसा ही लॉक। और उसकी टीम ने महीनों तक उस नकली तिजोरी को अंधेरे में तोड़ने की प्रैक्टिस की। अंधेरे में? हाँ, वो घड़ी लगाकर प्रैक्टिस करते थे कि कितने मिनट में कौन सा ताला खुलेगा, कौन सा सेंसर बंद होगा। मकसद था कि वो बिना लाइट जलाए और बिना कोई गलती किए चोरी को अंजाम दे सकें। इस पूरी योजना और तैयारी में 3 साल लग गए। 3 साल? ये धैर्य का एक अविश्वसनीय स्तर है। ज्यादातर अपराधी जल्दी में होते हैं और इसीलिए गलती करते हैं, लेकिन लियोनार्डो ने इसे एक मिशन की तरह लिया। अंधेरे में प्रैक्टिस करना ये दिखाता है कि वो सिर्फ तिजोरी तोड़ना नहीं सीख रहे थे, बल्कि उस माहौल में बिना कोई निशान छोड़े दबाव में काम करना सीख रहे थे। मतलब ये कोई चोरी नहीं, ये तो किसी ओलंपिक की तैयारी लग रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, ये उस नामुमकिन सिस्टम को हराने की जिद थी। और फिर वो रात आई। तारीख थी 15 फरवरी 2003, शनिवार की रात। दिन भी सोच समझकर चुना गया था। वीकेंड पर सुरक्षा थोड़ी कम होती है। लियोनार्डो बाहर कार में बैठकर वॉकी-टॉकी पर निगरानी कर रहा था और उसकी 4 लोगों की टीम अंदर गई। उन्होंने हर कदम बिल्कुल वैसे ही उठाया जैसे प्रैक्टिस किया था। सबसे पहले तिजोरी के पास के कॉरिडोर की लाइट बंद की, फिर हीट सेंसर को धोखा देने के लिए उन पर हेयर स्प्रे छिड़क दिया। हेयर स्प्रे? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक स्प्रे में मौजूद तेल सेंसर पर एक ठंडी परत बना देता है, जिससे वो शरीर की गर्मी को महसूस नहीं कर पाता। एक कैमरे के ऊपर उन्होंने एक प्लास्टिक बैग डाल दिया। इसके बाद चोरी किए गए कोड से पहला दरवाजा खोला। फिर किंग ऑफ कीज ने उस 1 फुट लंबी चाबी वाले दूसरे दरवाजे को भी कुछ ही मिनटों में खोल दिया। कमाल है। अंदर पहुंचकर उन्होंने बाकी सेंसरों को भी बड़ी सावधानी से बंद किया और फिर आराम से 100 से ज्यादा बक्सों को तोड़ा। ये लो इतने सारे हीरे और सोने के सिक्के, और भरो जो धमाकेदार चमक है। वाह, एक और बैग भर गया। डायमंड्स कितनी चमक है, देखो। ये लो और भरो इन 10 बैग्स को, एक एक करके सारे भर डालूंगा। अब तो मैं अमीर हो गया। अरबों के हीरे, सोना और कैश बैग में भरकर सुबह 5:30 बजे वहां से निकल गए। यहाँ जो बात हैरान करती है वो है हाईटेक जानकारी और पुराने हुनर का मिश्रण। एक तरफ उन्हें हेयर स्प्रे से सेंसर डिसेबल करने की साइंस पता थी, तो दूसरी तरफ उनके पास एक ऐसा कारीगर था जो किसी भी पुराने ताले को हाथ से खोल सकता था। उनके पास सुरक्षा के हर स्तर का जवाब था, चाहे वो डिजिटल हो या मैकेनिकल। यह परफेक्ट चोरी थी। जब सोमवार सुबह कर्मचारी आए, तब जाकर पता चला कि दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में से एक लूट चुकी है। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, पुलिस के हाथ एकदम खाली थे। लेकिन एक छोटी सी, बहुत ही मामूली सी गलती हो गई। शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर वो लोग सबूत जलाने के लिए एक सुनसान जगह रुके। ये हमेशा अपराध का सबसे कमजोर पल होता है। चोरी हो चुकी है, एड्रेनालिन कम हो रहा है और अब बस घर जाने की जल्दी है। और वही हुआ। टीम का एक सदस्य शायद घबराहट में था या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सारे सबूत ठीक से नहीं जला पाया। उसने वहां आधा खाया हुआ सैंडविच, कुछ अज्जले टेप और बैग छोड़ दिए। एक सैंडविच? हाँ, उसे लगा कि जंगल में इस कचरे पर किसका ध्यान जाएगा, और वो जल्दी में वहां से भाग गया। और यहीं पर इंसानी फितरत तकनीक पर भारी पड़ जाती है। 3 साल की प्लानिंग, करोड़ों का खर्च और पूरी बाजी एक इंसान की घबराहट और एक आधे खाए सैंडविच पर आकर टिक गई। कमाल है। मतलब 3 साल की प्लानिंग और अंत में कहानी एक सैंडविच पर आके खत्म हो गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप हर चीज का प्लान कर सकते हैं, सिवाय इंसानी गलती के। तो हुआ ये कि किसी ने उस अधजले कचरे को देखा और पुलिस को बुला लिया। पुलिस को उस ढेर में वो आधा खाया हुआ सैंडविच मिला और साथ ही मिली उस सैंडविच की दुकान की एक रसीद। रसीद भी छोड़ दी? हाँ, उस रसीद के सहारे पुलिस दुकान तक पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाली और वहां से चोरों तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी।
अरबों की चोरी का पर्दाफाश एक मामूली सी रसीद ने कर दिया। लियोनार्डो और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान लियोनार्डो ने अपनी टीम के किसी भी सदस्य का नाम नहीं बताया। वो चुप रहा। पुलिस चोरी हुए माल का सिर्फ कुछ हिस्सा ही बरामद कर पाई। ज्यादातर हीरे आज तक नहीं मिले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जेल में रहते हुए लियोनार्डो ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। और मुझे लगता है मैं जानती हूँ वो क्या है। ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है ना? बिल्कुल नहीं। लियोनार्डो का कहना था कि ये चोरी उसने खुद नहीं की, बल्कि उसी डायमंड सेंटर के एक बड़े व्यापारी के कहने पर की थी। मतलब एक इनसाइड जॉब। हाँ, उसके मुताबिक मकसद था इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करना। व्यापारी ये दिखाना चाहता था कि उसके कुछ लाख डॉलर के हीरे चोरी हुए हैं ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से कई गुना ज्यादा पैसा वसूल सके। लियोनार्डो का दावा था कि वो तो बस एक मोहरा था। और ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है, क्या ये सिर्फ एक चोरी थी या एक बड़ी साजिश? स्रोत के अनुसार लियोनार्डो का ये दावा कभी साबित नहीं हो पाया, लेकिन ये पूरी कहानी पर एक शक का पर्दा जरूर डाल देता है। क्या वो सिर्फ अपनी सजा कम करने के लिए झूठ बोल रहा था, या क्या वो सच कह रहा था और असली गुनहगार पर्दे के पीछे छिपा रहा? ये कहानी है असाधारण योजना, बेमिसाल धैर्य और अविश्वसनीय चालाकी की, जिसे एक बहुत ही साधारण सी इंसानी गलती ने नाकाम कर दिया। एक ऐसी चोरी जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन अंत में एक सवाल मेरे मन में हमेशा रह जाता है। लियोनार्डो का दावा कि ये एक इनसाइड जॉब थी कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब दांव पर अरबों की दौलत लगी हो तो क्या सतह पर दिखने वाला अपराधी पूरी सच्चाई होता है, या अक्सर असली कहानी कुछ और ही होती है जो शायद कभी सामने नहीं आ पाती है।